Hello, everyone. Welcome to our podcast. Today, we'll be discussing a very important topic for individuals and couples who are planning for their family. Important topic like fertility preservation. We have our guest today, Dr. Beena, who is an expert in reproductive medicine. So, ma'am, welcome to the podcast. My first question to you is Thank you, Priya. Thank you very much. Thank you for inviting me for this podcast. So, ma'am, the first question that comes to our mind is what is fertility preservation and who are the best candidate for it? सी प्रिया, अगर हम आज के ज़माने में देखें तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस होती है। हर स्त्री या हर लेडी को या मैन को पता होना चाहिए कि एज के साथ उनकी फर्टिलिटी गिरती है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी हमें जब चाहिए होगा तब हम प्रेगनेंसी कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। समय के साथ उनकी फर्टिलिटी गिर जाती है और जब वो चाहते हैं कि अब हम फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी करना चाहें, उस टाइम हो नहीं पाती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें अवेयरनेस होना चाहिए कि एज की कितनी इम्पोर्टेंस है। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का मतलब यह होता है कि हम जब पेशेंट के या किसी भी कपल के अच्छे एग्स या स्पर्म हैं, उस समय उनके स्पर्म और एग्स को फ्रीज़ कर लें या प्रिजर्व करके रख लें। जिस समय अगर उनके पास एग्स नहीं रहते या किसी कारणवश एग बनते नहीं हैं और वो प्रेगनेंसी करना चाहें, तब हम उन्हें यूज़ कर सकें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका आईवीएफ में आया है और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी लेडी की एप्रोप्रिएट एज में फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके हमारे पास रख लें, एग्स को फ्रीज़ करके या स्पर्म को फ्रीज़ करके, जिससे बाद में वो उनको यूज़ करके प्रेगनेंसी कर सकें। आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर सपोज़ किसी पेशेंट का या एज 33-34 है और हमने उनकी फर्टिलिटी के लिए उनके एग्स या स्पर्म फ्रीज़ कर लिए, अब उनकी एज 38 हो जाती है, जबकि हम इमेजिन करते हैं कि उनके एग्स नहीं होंगे, तब वो क्या करें? अगर प्रेगनेंसी करना चाहें तब वो हमारे पास आ सकते हैं। उनकी एग्स और स्पर्म की एज 34 इयर्स होगी जब हमने प्रिजर्व किया, लेकिन अब उनकी एज 38 है, तो 34 इयर्स के एग्स और स्पर्म अच्छे होंगे और प्रेगनेंसी होने के अच्छे चांसेस। That's very informative, ma'am. So, ma'am, what are the signs and symptoms that might indicate कि अब मुझे fertility specialist के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी हो किसी भी एज में, अगर हम चाहते हैं तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आना चाहिए। साइन सिम्टम्स अगर देखें तो यही नॉलेज काफ़ी है कि 34 इयर्स के बाद हमारी फर्टिलिटी गिर जाएगी। यदि किसी स्त्री को या किसी लेडी को 34 इयर्स तक कोई पार्टनर नहीं मिलता और कोई चांस नहीं है कि अभी वो प्रेगनेंसी कर सके, वह तो अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करवा सकते हैं। या अगर किसी के पास मान लीजिए एग्स तो हैं, स्पर्म भी है, एम्ब्रियोज भी है, लेकिन अभी वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, हो सकता है कोई कमिटमेंट हो, कोई उनकी जॉब कमिटमेंट हो, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो अभी प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, उन लोगों की भी हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग यूज़ करके एम्ब्रियो बना के अपने पास रख सकते हैं। जब कन्वीनियंट हो वो कर सकते हैं। किसी को अपने जॉब के कारण इंटरनेशनली बाहर जाना पड़ता है और वो प्रेगनेंसी नहीं कर पाते और उनकी एज एडवांस होती जाती है, उन केसेस में भी हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। और यदि सपोज़ किसी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है लेकिन आने वाले 2 या 3 साल तक वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते पर अभी एग और स्पर्म दे सकते हैं, तो हम उनकी भी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। किसी को कैंसर हो गया, उन्हें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, अगर हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एग्स के होते होते अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो उनकी एग्स डिट्यूरेट हो जाएंगे, स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो जाएगी, एग्स की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो सकता है मिलें भी ना। उन केसेस में भी हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करने से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके मैम, सो क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे फर्टिलिटी प्रिजर्व करी जा सकती है? देखिए, स्पर्म प्रिजर्वेशन के लिए तो हम जनरली अडल्ट्स होते हैं तो हम केवल सीमन ले लेते हैं। सीमन के एक सैंपल नहीं, कई सैंपल हम लेके प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि कई बार स्पर्म क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होने के कारण हमें काफ़ी सारे स्पर्म्स की वाइल्स चाहिए होती हैं प्रेगनेंसी करने के लिए। और लेडीज़ के लिए
और कई तरीके हैं, जैसे आईवीएफ करके उनके एग्स निकाल के हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ओवेरियन टिश्यू लेकर के लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम एग प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब उनकी ओवरीज प्रिजर्व करके फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन द बेस्ट तरीका है सीमन के लिए स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं, और आईवीएफ करके हम एग्स लेकर के लेडीज़ के एग्स फ्रीज कर सकते हैं। ओवेरियन टिश्यू प्रिजर्व करना इतना ऑप्टिमम नहीं होता और इतना अच्छा एडवाइजेबल नहीं है, बट एग फ्रीज आईवीएफ करके हम कर सकते हैं। As an expert in the field, ma'am, what would be your advice to, any person who want to preserve their fertility for years? सबसे पहले अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस आ गया कि हमारी एज के साथ फर्टिलिटी गिर जाएगी, तो डेफिनेटली उनको एग प्रिजर्व करने के लिए आना चाहिए। और आपने क्या पूछा सेकंड बात? मैम, सम मिसकंसेप्शंस आल्सो कुछ रिलेटेड होंगे इससे, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन से, सो व्हाट आर दोज? लोग ये समझते हैं कि अगर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में हमने एग्स को अपने निकाल के प्रिजर्व कर लिया तो बाद में कभी उनके एग्स बनेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक कह सकते हैं कि बैकअप के लिए है। अगर हमने फर्टिलिटी प्रिजर्व करके एग्स अपने पास रख लिए और जब अप्रोप्रिएट हो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो नेचुरल वे में कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होती तब वो हमारे पास आ सकते हैं कि हमने आपके पास एग फ्रीज कराए थे, अब बताइए हम उनका क्या करें। अब हम चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी लें तो हम उनका यूज़ करना चाहते हैं। एक ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा, उनको लगता है कि जो एग फ्रीजिंग है वो बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है। 10 दिन इंजेक्शन ज़रूर लगते हैं, बट उसके बाद अंडर एनेस्थीसिया हम उनके एग्स निकाल के प्रिजर्व कर सकते हैं। ओपीडी प्रोसीजर होता है, कोई ऐसा पेन नहीं होता, किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। बस रेगुलरली 10 दिन उनको हमारे पास आना पड़ता है, जिससे हम उनके एग्स को स्टिमुलेट करके नंबर और क्वालिटी बढ़ा सकें। एक और मिसकंसेप्शन होता है, लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपने एग्स फ्रीज करा लिए तो हो सकता है 4 साल 5 साल बाद उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, हो सकता है वो रहे ना या वो डेड हो जाए। ऐसा नहीं होता। हम आराम से 5 साल तक एग फ्रीज कर सकते हैं। -180 डिग्री सेंटीग्रेड में उनके एग फ्रीज किए जाते हैं, और जब हम उनको रिट्रीव करते हैं तो 90 to 95% एग रिट्रीव हो जाते हैं और वो लाइव हो जाते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि एग फ्रीज जो हम करेंगे तो उसमें उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। एक और मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमने अपने एग्स को फ्रीज़ कर दिया तो हो सकता है एबनॉर्मल बच्चे हो जाएं। ऐसा भी नहीं होता। अगर हम एग्स फ्रीज़ करते हैं और उनको टाइम से यूज़ करते हैं या 5 साल तक रखने के बाद भी हम उनको यूज़ करते हैं, तो प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आता। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और फ्रोज़न एग्स की प्रेगनेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। यह सबको पता होना चाहिए। सो मैम, थोड़ा सा आप बता सकते हैं एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, पहले हम पेशेंट्स की फर्टिलिटी जानते हैं कि उसकी फर्टिलिटी कितना है। सबसे पहले ओवरीज को स्टिमुलेट करना पड़ता है। स्टिमुलेट मतलब कि एवरी डे एक इंजेक्शन लगता है, जो कि बहुत छोटा सा होता है। जैसे इंसुलिन के छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं, 6-7 दिन तो वो लगता है, और उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। ये डेली इंजेक्शन का प्रोसीजर इसलिए होता है कि हम एग्स को बड़ा कर सकें और एग्स के नंबर बढ़ा सकें, जिससे कि हम जब रिट्रीव करें तो हमें सफिशेंट अमाउंट में एग्स मिल जाएं। 10 दिन करने के बाद में इस 10 दिनों में 3 या 4 बार पेशेंट्स को आना पड़ता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनका हार्मोन लेवल करते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या ठीक से एग्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। 10 दिन के बाद में 10 या 15 मिनट का एनेस्थीसिया दिया जाता है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही हम वेजाइना से उनके एग्स निकाल लेते हैं। न तो कोई कट आता है, न कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, न कोई कंप्लीट डे एडमिशन की ज़रूरत होती है। शॉर्ट एडमिशन में ही ये प्रोसीजर हो जाता है, और दूसरे दिन से ही पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अपने काम पे जा सकती है। तो इस तरह से जब हम जो एग्स निकालते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करके कि कौन से नॉर्मल हैं, कौन से इमेच्योर हैं, उनको हम फ्रीज़ करते हैं। वाइल्स में फ्रीज़ करते हैं, जो एक टैंक में डालते हैं, जिस टैंक का टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिक्विड नाइट्रोजन में उनको डालते हैं, जिससे कि वो एग्स सेफ पड़े रहें और हम 4 से 5 साल तक उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पेशेंट को नॉर्मल टाइम पे पीरियड्स आता है, पेशेंट के हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। इससे पहले कि हम रिपेंट करें कि काश हमें पता होता तो हम अपने एग्स फ्रीज कर लेते। इट इज़ बेटर टू फ्रीज एग्स वेल इन टाइम, and it is for everyone whosoever wants pregnancy later in life. So ma'am,
जब कोई फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए जा रहा है उससे पहले हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इट? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए उनको फर्टिलिटी चेक, अपना फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए। उनके पास कितना समय है, उनका बेसलाइन फर्टिलिटी क्या है। तो एक हम लोग फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं और एक कैंपेन भी रन करते हैं जिसमें कोई भी आकर के अपनी फर्टिलिटी चेक करा सकता है। जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, इस तरह से हम एक फर्टिलिटी चेक का पैकेज भी होता है जिसमें हम उनकी फर्टिलिटी, उनकी एज, उनका AMH, एक ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड और भी तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर कोई होते हैं तो हम उनको देख करके उनको बता सकते हैं कि आपकी एज ऑन नाउ आपकी फर्टिलिटी क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Lastly, ma'am, what final advice you would like to give, to our audience about this topic? देखिए, मैं सबसे पहले हर इंसान को ये बोलना चाहूँगी कि चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, पहले जब भी उनको एक अवेयरनेस आए कि मुझे अपनी फर्टिलिटी चेक करानी चाहिए, तो फर्टिलिटी चेक करानी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें ये बताता है कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि फर्टिलिटी एक इलास्टिक की तरह है। अगर एक बार लूज़ हो गई या ख़त्म हो गई तो हम इलास्टिक को जैसे वापस नहीं ला सकते, उसी तरह से हम फर्टिलिटी को भी वापस नहीं ला सकते। तो बेस्ट मेथड क्या हुआ कि टाइम से फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर लिया जाए। तो मैं ये हर इंसान को बोलूँगी कि एक एग्जीक्यूटिव चेकअप की तरह अपना फर्टिलिटी चेक ज़रूर कराएं। अगर कोई उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी चेक ज़रूर कराएं। अगर उनको मैरिज करने में डिले हो रही है या उनको किसी और कारण से प्रेगनेंसी अभी नहीं कर पा रहे, मैरिड तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो अपनी फर्टिलिटी चेक कराकर और अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कराएं। और ये प्रोसेस हम डिवोर्सी, सेपरेटेड वुमन और भी मैरिड वुमन को भी हम कर सकते हैं जिनके स्पर्म अभी अच्छे नहीं हैं लेकिन उनकी वाइफ की एज बढ़ती जा रही है, उनकी भी हम फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। जब उनके हस्बैंड के स्पर्म बेटर हो जाएंगे तब हम उनको यूज़ करके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस सब लोगों को ये होती है कि हर इंसान को अपनी फर्टिलिटी चेक करानी चाहिए। अगर एज बढ़ रही है तो उनको अपने एग्स फ्रीज कराने चाहिए। अगर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आगे नज़र आते हैं तो अपने एग्स और स्पर्म को ज़रूर फ्रीज कराएं। Thank you so much, ma'am, for sharing your expertise with us. It was a very informational and insightful session for us today. Thank you, ma'am. Thank you, Priya. Thank you very much. And I hope people will understand the importance of fertility check and fertility preservation. Sure. Thank you very much. Motherhood Hospitals. We care like no other.